जय हिंद फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट के एक ऐसे खास टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट, से हिंदी में वित्तीय बाजार कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो वित्तीय बाजार को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक बाजार में दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। जैसे मैंने यहाँ पहले से बोर्ड पे लिख दिया कि लिखने में बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे एक व्यक्ति ए है, यहाँ पे एक व्यक्ति बी है। ये जो बी व्यक्ति है ना, इसके पास पैसे की कमी है, इसको पैसे की कमी है या ज़रूरत है, ये डेफिसिट मनी में आ जाएगा, मौद्रिक घाटा है इसके पास। और जो उसी बाजार में जो ए व्यक्ति है इसके पास पैसा है ना बहुत ज़्यादा, यानी सरप्लस मनी है, यानी अधिशेष मुद्रा है। जितने पैसे चाहिए इससे कई ज़्यादा इसके पास पैसा है, यानी कि अधिशेष मुद्रा है। और ये पैसा इन्वेस्ट करके और पैसा बनाना चाहता है कि ये चाहता है ना कि इसके पास पहले से ही पैसा है और ये और पैसा बाजार में इन्वेस्ट करके और बनाना चाहता है। तो देखो ये बी जो है ना, ये ए के पास जाएगा, कहेगा कि हमको पैसे की ज़रूरत है, हमको पैसा दे दो, ठीक है। तो ये ए जो है उसको पैसा देगा और बी जो है इससे ए जो है इसको पैसा देगा, क्योंकि इसके पास ए के पास पैसा है ना, तो ये ए बी को पैसा देगा, ठीक है। और जो बी है ये ए को पता है क्या देगा, ये एज अ कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है संपार्श्विक। कोलेट्रल का मतलब संपार्श्विक। संपार्श्विक का मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे गिरवी। कोलेट्रल का मतलब गिरवी कह सकते हैं आप को। तो एज अ कोलेट्रल के रूप में ये जो बी है ये फाइनेंशियल एसेट या जीसेक देगा किसको, ए को। ये जीसेक का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फाइनल एसेट का मतलब होता है वित्तीय परिसंपत्ति है। वित्तीय परिसंपत्ति एसेट माने घर द्वार सोना, मतलब कुछ भी पैसे के अलावा जो बाकी चीज़ होता है ना उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको एसेट में आ जाएगा। परिसंपत्ति, वित्तीय परिसंपत्तियाँ या गवर्नमेंट सिक्योरिटी ए को दे देगा। कौन, बी देगा ए को एज अ गिरवी के रूप में। ये ले लो गिरवी के रूप में और मुझे पैसे दे दो। इस बाजार को हम कहते हैं क्या, फाइनेंशियल मार्केट। और इस बाजार में देखिए ये सब शामिल पक्ष होते हैं, ये जो होते हैं एक दूसरे से पैसा लेन देन करते हैं, यानी कि जो ए और बी के जगह पे हम इन सबको रख सकते हैं। ये शामिल पक्ष इसमें कौन कौन से हैं, जैसे बैंक है, कोई बैंक है, इसको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो ऐसे ये रख सकती है। सेबी है, सेबी का फुल फॉर्म होता है सेविंग एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और एक आरबीआई हो गई, एनआरआई हो गई, नॉन रेजिडेंट इंडिया, जो बाहर विदेश में रहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई एफआईआईसी बैंक, कोई एफआईआईसी होगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये जो विदेश की जो बैंक होती है ना, विदेशी कोई बैंक संस्था कुछ भी इन्वेस्टर, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई लार्ज कॉरपोरेशन यानी कोई बड़ा निगम है, बड़ी कंपनी है, वो नहीं इन्वेस्ट कर सकती है। एनबीएफसी हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यानी कि जो बैंक की तरह दिखती है लेकिन बैंक का काम नहीं करती। मतलब ये लोगों को लोन दे देती है लेकिन डिपॉजिट नहीं लेती। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट अपने यहाँ नहीं खोलती है, सिर्फ ये लोन देती है। नॉन बीएक्सी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इसलिए इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कहते हैं। और अगला है सरकार। सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। और इंश्योरेंस कंपनी कोई हो गई, ये भी इसमें शामिल पक्ष है इसका, इसको भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो ये भी फाइनेंस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। और कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कोई भी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने अभी बताया कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसकी परिभाषा दी, उसको समझाया। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके प्रकार, फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसमें से हमने पहला प्रकार लाया है फाइनेंशियल एक्सचेंज। फाइनेंशियल एक्सचेंज यानी वित्तीय विनिमय के आधार पर हम फाइनेंशियल मार्केट को दो भागों में बांटेंगे। इसमें से पहला है ऑर्गेनाइज यानी संगठित, दूसरा है अनऑर्गेनाइज मतलब असंगठित। संगठित का मतलब हो गया जिसमें नियम या कानून का अनुपालन होता हो, यानी डिसिप्लिन फॉलो होता हो। अनऑर्गेनाइज का मतलब होगा यानी कि इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, बिना डिसिप्लिन के तरीके से कोई भी काम हो रहा है। जैसे स्कूल में बच्चे बैठे हैं, कहीं मतलब लाइन से नहीं बैठे, यहाँ पे कोई बैठा है तो कोई पीछे तो कभी इधर उधर, है ना। डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है अनऑर्गेनाइज में। और ऑर्गेनाइज में डिसिप्लिन फॉलो होता है, यानी संगठित होता है, अच्छे तरीके से नियम कानून का फॉलो होता है इसमें। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसको दो भागों में बांटे हैं, एक है ऑर्गेनाइज, एक है अनऑर्गेनाइज। जो ऑर्गेनाइज है इसमें नियम या कानून का पालन होता है, इसमें सभी चीज़ें पेज के कागज़, इसमें कागज़ के आधार पर सब साइन और सब लेके इसमें काम होता है ऑर्गेनाइज में। अनऑर्गेनाइज में है कि इसमें कोई नियम कानून का कोई अनुपालन नहीं होता, इसमें कोई नियम कानून से कोई मतलब नहीं है।
और इसमें मतलब है जो ऑर्गेनाइज है इसको रेगुलेट करता है विनियामक। रेगुलेटर को हिंदी में हम विनियामक कहते हैं। इसको मतलब है कि इसके ऊपर एक सुपरविजन होता है, मतलब इसको चलाता है। ऑर्गेनाइज को एक संस्था होती है उसको चलाती है, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया। अभी मैंने सेबी का फुल फॉर्म बताया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एग्जांपल में है दोनों इसके, आरबीआई और सेबी। ये दोनों क्या करती हैं, इसको ऑर्गेनाइज जो संस्था है उसको ये रेगुलेट करती है, यानी उसका देख रेख का काम करती है कि इनके ही देख रेख में ये काम होता है ऑर्गेनाइज में फाइनेंशियल मार्केट का। और इसमें कोई रेगुलेट करने वाला कोई नहीं होता है। ये जो होता है इसमें कौन कौन से क्या शामिल होता है, इसमें बैंक कोई शामिल होती है, या कोई एनबीएफसी या कोई इंश्योरेंस बैंक इत्यादि, ये सब शामिल होते हैं। और ये जो अनऑर्गेनाइज है इसमें क्या शामिल होंगे, या तो आपका कोई दोस्त शामिल होगा, या आपका रिलेटिव, या कोई अमीर इंसान, या आपका पड़ोसी, या साहूकार, या इत्यादि में बहुत सारे मान लीजिए। तो ये जो होता है ना अनऑर्गेनाइज वाला, ये ज़्यादा जोखिम होता है, इसमें ज़्यादा रिस्क होता है। और इसमें जो कम रिस्क होता है किसमें, ऑर्गेनाइज में। क्यों? क्योंकि इस पे सभी चीज़ें कागज़ मोहर पे दस्तखत हो चुकी रहती है, सब कुछ कानून के आधार पे होता है, पहले से ही साइन मोहर होता है। और इसमें है कुछ तो रेगुलेट करने वाला भी कोई नहीं है, और इसमें कोई नियम कानून नहीं है। अगर इसमें ज़्यादा जोखिम इस तरीके से है कि मान लें आपने फाइनेंशियल मार्केट में अपने दोस्त को पैसे दे दिए या उससे ले लिए, पता चला आपका दोस्त कहीं भाग गया, तो आपको ज़्यादा जोखिम है ना, उसमें पैसा आपको मिल भी सकता है, नहीं मिल भी सकता है। तो ये अनऑर्गेनाइज के कैटेगरी में आ जाएगा। और इसमें ये जो है बैंक हो गया, कोई एनबीएफसी हो, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गया, जल्दी भाग थोड़ ना सकती है, इसलिए ये ऑर्गेनाइज में आ गया। मतलब इसमें कम जोखिम होता है, ये भाग नहीं सकती है। और ये तो आपका दोस्त भाग जाएंगे, रिलेटिव रिश्तेदार ये सब भाग जाएंगे, तो ये अनऑर्गेनाइज में आएगा। इसके एग्जाम्पल ये हैं, ये इसमें ज़्यादा जोखिम होता है। ठीक है, अगले टाइप की बात करते हैं, अगले स्लाइड। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक के बारे में, जिसमें से हमारा अगला टॉपिक है मैच्योरिटी के आधार पे हमने फाइनेंशियल मार्केट के दो भागों में बांटा है, जिसमें से पहला हमारा टाइप है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को हिंदी में मौद्रिक बाजार कहेंगे और कैपिटल मार्केट को हिंदी में पूंजी बाजार कहते हैं। मनी मार्केट के बारे में देखेंगे, कैपिटल मार्केट के बारे में देखेंगे, ये दोनों फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जिसे का मैंने बताया, जिसे का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी सरकारी प्रतिभूतियाँ। इस बाजार में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, ये कम समय के लिए उपयोग होता है। जिसे का उपयोग इसमें कम समय के लिए होता है, किसमें, मनी मार्केट में। जिसे का उपयोग कम समय के लिए खरीदा या बेचा जाता है। जिसे को लगभग कितना, एक साल या एक साल से कम के लिए जिसे को खरीदा या बेचा जाता है। और इसमें जो जिसे का है इसको खरीदा और बेचा जाता है कितना, एक साल से ज़्यादा के लिए कैपिटल मार्केट में। ठीक है, और इसको जो मनी मार्केट है इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आरबीआई। और जो कैपिटल मार्केट है इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी। रेगुलेट का मतलब मैंने बताया है ना, कि जो इसको चलाता है, यानी कैपिटल मार्केट को कौन, कैपिटल मार्केट जो संस्था है, कैपिटल मार्केट जो है संस्था नहीं कहेंगे, कैपिटल मार्केट यानी जो पूंजी बाजार है, इसको कौन चलाता है, इस पर कौन किसका नियंत्रण होता है, तो सेबी का होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का होता है। और जो मनी मार्केट है इस पर किसका नियंत्रण होता है, मनी मार्केट में जो मनी मार्केट के अंदर जो जिसे दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, इसमें किसका नियंत्रण होता है ऊपर, तो आरबीआई का नियंत्रण होता है। आरबीआई रेगुलेट करती है मनी मार्केट को, कैसा ये चल रहा है। ठीक है, और जो मनी मार्केट में ना ये लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। देखिए लिक्विडिटी का मतलब कि जैसे कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उसको हम जितना जल्दी उसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं उसको लिक्विडिटी कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो लिक्विडिटी का मतलब जिसे हम पैसे में जल्दी से कन्वर्ट करते हैं। जैसे सोना है, गोल्ड है, कभी अभी दुकान पे ले जाएंगे गोल्ड को तो तुरंत आपको पैसे मिल जाएंगे, वो लिक्विडिटी है। वहीं आपको ज़मीन बेचना हो तो तुरंत बेचा जाएगा नहीं ना, तो उसमें लिक्विडिटी कम है। तो जैसे लिक्विडिटी का मतलब तरलता, माने कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज़ या ऐसी सेवा जो तुरंत ही पैसे में कन्वर्ट हो जा सके, उसको लिक्विडिटी कहते हैं इकोनॉमिक में। जैसे कि कैश हो गया हमारा, गोल्ड हो गया, और भी कुछ भी कह सकते हैं जो जल्दी से कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और इसमें कैपिटल मार्केट में ना लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी पैसे में चेंज नहीं होता है, कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जिसमें हम ज़मीन कह सकते हैं, भूमि हो, जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। और जो फैक्ट्री हो गया, ये भी पैसे में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, और मनी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे हम कह सकते हैं। और इसका अगला टॉपिक हम देखते हैं, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल
स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में हमारा अगला टाइप है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसको हमने इस स्ट्रक्चर के आधार पे हमने इसको दो भागों में बांटा है फाइनेंशियल मार्केट में। पहला है एक्सचेंज ट्रेडेड, दूसरा है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर को भी हिंदी में ओवर द काउंटर ही बोलेंगे, एक्सचेंज ट्रेड को भी हिंदी में एक्सचेंज ट्रेडेड ही बोलेंगे। ठीक है, ये काफ़ी टेक्निकल वर्ड है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए मान लो एक्सचेंज ट्रेडेड है, इसका मतलब क्या हुआ। मान लो किसी को पैसा की जरूरत पड़ा, ठीक है, अब वो पैसा का जरूरत पड़ा, उसके पास जमीन है घर के बहुत, मतलब 1 बीघा जमीन है। ठीक है, तो वो जमीन बेचने के लिए किसी के पास गया या कोई उससे जमीन खरीदने के लिए आया। जिसके पास पैसे नहीं है वो जमीन खरीदने, जिसके पास पैसे हैं वो जमीन बेचेगा और जिसके पास पैसे नहीं है वो जमीन खरीदेगा। तो ये दोनों क्या करते हैं कि जमीन के मुद्दे को लेकर के कि कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे वकील भी जाता है और वहाँ पे सब कुछ कागज़ पर जितना डॉक्यूमेंट जितना सब होता है, कागज़ पत्र का काम सारा हस्ताक्षर मोहर सारा वकील के सामने, कोर्ट के सामने, जज के सामने, मतलब ये ज़मीन का जो लिख देगा, ये साइन कर देगा सबके सामने। तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड में आ गया, यानी कि वो मुकर नहीं सकता है आगे चल के कि हमने ये इतना में बेचा था, अब नहीं बेचेंगे। इसमें फिक्स हो जाता है, जब इसमें फिक्स हो जाता है कि जैसे मान के चलिए जो ज़मीन लिया है इसने, बेचना चाह रहा है, तो वो बेचना चाह रहा है, मान लो 1 करोड़ में वो बेचना चाह रहा है। फिर आगे चल के वो जब ये दावा हो चुका है तो कोई आया उसको, अब दूसरा व्यक्ति ज़मीन खरीदने के लिए आ रहा है, तो वो उसने 1.5 करोड़ दे दिए, 1 करोड़ के बदले 1.5 करोड़ दे दिए। तो इसमें अब वो सारा चीज़ सब कोर्ट के सामने, वकीलों के सामने हस्ताक्षर मोहर लग गया, सब कुछ स्टाम्प पेपर पे, तो वो बदल नहीं सकता, यानी कि अब वो 1.5 करोड़ वाले को ज़मीन बेच नहीं सकता, क्योंकि सबके सामने, मतलब ये स्टैम्प पेपर पे ये सब कुछ वकीलों के सामने ये लग चुका है। तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड में आ जाएगा। इसके अगले में बात कर लेते हैं ओवर द काउंटर को। ओवर द काउंटर में ऐसा कर सकते हैं कि उसी एग्जांपल को लेते हैं कि मान लीजिए उसको ज़मीन बेच रहा है वो, अब वो किसी कोर्ट में नहीं आते हैं, कोई वकील उनके पास नहीं होता। जिसको ज़मीन जो आदमी है जिसको ज़मीन बेचना चाह रहा है वो उस आदमी को अपने घर पर बुलाता है, आराम से सोफे पे बैठ के बात होती है कि हम ये ज़मीन बेचना चाहते हैं, ये ज़मीन तुम खरीदोगे? तो वो बोलेगा हाँ ठीक है। तो वहीं पे 2 लोगों के सामने ना कोई कागज़ पत्र पे कोई साइन हुआ, ना कोई हस्ताक्षर मोहर, कुछ नहीं लगा, तो वो उस पर ना आगे चल के जब उसका मन बदलेगा ना तो वो मुकर भी सकता है कि नहीं, मैं अब ज़मीन तुमको नहीं बेचूंगा, मेरे को कोई और दूसरा ज़्यादा पैसा दे रहा है, मैं तुमको ज़मीन नहीं बेचूंगा। तो इस मुद्दे, तो इसको कहते हैं ओवर द काउंटर, यानी बिना किसी वकील, बिना किसी कागज़ पत्र पे हस्ताक्षर किए हुए अपने दोस्त या मित्र के साथ किसी मतलब अपने घर में बैठ के या कहीं भी और बैठ के आपस में कर लिए डिसीजन कि हम बेच रहे हैं, तुम खरीद लो, तो वो ओवर द काउंटर में आ जाएगा। लेकिन जब सबके सामने अगर उस चीज़ को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है मुकरा नहीं जा सकता, यानी आपने एक बार जो कह दिया, जो उस पर कागज़ पे लिखा हुआ है आपके स्टैम्प पेपर पे, वो मान्य रहेगा। इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो इसमें मान्य नहीं रहेगा, इसमें ये मुकरा जा सकता है। तो ओवर द काउंटर समझ गए। अगला है बेसिस ऑफ सेटलमेंट, मानी निपटान का आधार। इसका भी एक टाइप है, ये भी फाइनेंशियल मार्केट का एक टाइप हमने बांटा है। इसमें हमने 2 भागों में बांट दिया, एक है स्पॉट मार्केट और एक है फ्यूचर मार्केट। एक है स्पॉट मार्केट और दूसरा है फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे आप बाजार गए शाम को सब्जी खरीदने और तुरंत आपने बाजार कर रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, तो वो जैसे आलू प्याज बाजार में खरीद रहे हैं, तो तुरंत आपने दुकान वाले से पूछा टमाटर कैसे केजी है या आलू कैसे केजी है, उसने बोला 50 रुपये केजी। आपने तुरंत उसको 50 रुपये दिए, उसने आपको आलू दे दिया या जो आपने मांगा वो दे दिया, तो आपने वहीं डायरेक्ट तुरंत पैसा दिया और तुरंत आपको सामान मिल गया, तो वो स्पॉट मार्केट पाएगा। स्पॉट मार्केट में उसको हम कहेंगे तुरंत पैसा दिया तुरंत सामान मिल गया, तो वो स्पॉट मार्केट में आ जाएगा। इधर देखिए, जैसे फिर अगला है दूसरा हमारा है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में जैसे आपने ये पेमेंट अभी करेंगे ना, लेकिन आपको सामान बाद में मिलेगा, 2-3 दिन 6 महीने या साल भर के अंदर या बाद में। फ्यूचर में आपको मिलेगा सामान, लेकिन पैसा आपको तुरंत वहीं देना होता है। तो जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप
फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे कुछ ऑर्डर करते होंगे तो पैसा तो उसी वक्त कट जाता है, या भले ही आप बाद में कटाते हो कैश ऑन डिलीवरी पे, लेकिन वो तो फ्यूचर में ही सामान आएगा ना। जब ऑर्डर करेंगे उस वक्त तो नहीं आएगा, बाद में ही आएगा, तो उसको फ्यूचर मार्केट में कहेंगे। और इसको स्पॉट मार्केट में नहीं, उधर ज्यों का त्यों हो गया, मतलब तुरंत हो गया, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट हो गया। अगला हमारा फाइनेंशियल मार्केट का अगला टाइप है, इसको हम बांटे हैं नेचर ऑफ क्लेम, यानी दावे की प्रकृति पे। इसमें हमने दो भागों में बांटा है। पहला है इक्विटी, इक्विटी को हम शेयर कहते हैं, इक्विटी या शेयर मार्केट, और दूसरा है डेब्ट या लोन मार्केट। इक्विटी का मतलब शेयर होता है। देखिए इसमें दावे की प्रकृति पे कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लेके चलिए एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी, उसके पास पैसे की कमी है। आपने क्या किया, आप एक इन्वेस्टर के रूप में है, आप एक इन्वेस्टर के रूप में है, आपने उसके जो उस कंपनी के शेयर हैं, शेयर यानी इक्विटी है, उसको आपने खरीद लिया। उसको आपने क्या किया, खरीद लिया। जब आपने उसके शेयर, उस कंपनी के शेयर को खरीद लिया, तो वो उस कंपनी पे आपका अधिकार बनता है कि नहीं? तो आप उस कंपनी पे दावा कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसकी मदद की, उसका शेयर आपके हाथ में है, तो वो इक्विटी मार्केट में आएगा। बाकी इस पर डिस्कस करेंगे आगे चल के बाद में, ये अलग है एक चैप्टर। शेयर मार्केट में जब पढ़ाऊंगा ना तो कैपिटल मार्केट में बता दूंगा आगे चल के। अगला है डेब्ट या लोन मार्केट। इसमें क्या होता है, जैसे कंपनी के पास पैसे हैं और जैसे किसी के व्यक्ति के पास पैसे है, वो लोन देना चाहते हैं कंपनी को, या कंपनी उसको लोन लेना चाहती है, तो वो लोन लेगी उस व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति जो है उसको लोन देगा। कंपनी जो व्यक्ति है वो कंपनी को लोन देगा। तो जब लोन देगा ना, तो वो दावा नहीं कर सकता है कंपनी पे, क्योंकि उसने लोन दिया है। अगर वो दावा करेगा ना तो कंपनी बोलेगी कि ले अपना पैसा, लोन ले जा, ब्याज व्याज ले जा। उस पर दावा नहीं कर सकता है। क्यों? ये क्योंकि ये उसको लोन दिया, उसमें हिस्सेदारी नहीं, ये हिस्सेदारी उसमें नहीं कर सकता। और ये हिस्सेदारी कर सकता है क्योंकि ये उसका शेयर खरीदा है। समझ में आ गया? यही आज का टॉपिक। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जो मैंने फाइनेंशियल मार्केट का जो टाइप था ना, ये मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ये कैसे क्या क्या इनमें शामिल होते हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, उसके पूरे टाइप देखेंगे मनी मार्केट का और कैपिटल मार्केट का अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे भी दिक्कत आया होगा ना, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको मैं फिर से एक बार बताऊंगा बोर्ड पे। वैसे तो मैंने सब कुछ अपनी तरफ से बता दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा पीछे करके वीडियो, अगर कहीं दिक्कत होगा तो। ऐसा तो कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आगे के वीडियो में बात करते हैं। थैंक्स, जय हिंद।